कक्षा 9 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही शानदार चल रही होगी। और आपकी वार्षिक परीक्षा आने वाली है, जैसा कि आप सभी को पता है, टाइम टेबल आपने देख लिया होगा। कक्षा 9 की जो वार्षिक परीक्षा है वो 24 तारीख से शुरू हो रही है। 24 अप्रैल से आपका जो वार्षिक परीक्षा का पहला पेपर होगा और 24 अप्रैल को कौन सा पेपर है, ये आपके सूचना प्रौद्योगिकी वाला पेपर आपके रहने वाला है, यानी कि ये कंप्यूटर का पेपर है आपके। ठीक है, ये आपके वार्षिक परीक्षा का पेपर आपके 70 नंबर का आएगा और जिसको आपको जो अपनी किताब अगर आपके पास में है तो भी पेपर देना है और नहीं है तो भी आपको पेपर देना है। अगर आपके पास में आपकी ये किताब नहीं है तो इसकी PDF आपको अपने ऐप के अंदर कक्षा 9 की टेस्ट सीरीज में मिल जाएगी। वहाँ से इसको डाउनलोड करके इसके पार्ट के पीछे पीछे के प्रश्न आप एक बार ज़रूर देख लेना। आपके जो आराम से इसमें पासिंग मार्क्स आ जाएंगे और बहुत ही अच्छा स्कोर भी आप प्राप्त कर सकेंगे। तो बात कर लेते हैं आपके 24 अप्रैल को जो आपका पेपर होने वाला है उसके लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। और इस प्रकार के कई सारे और भी आप PYQ देखने चाहते हैं तो आप ऐप के ऊपर अपनी जो टेस्ट सीरीज है उसमें आप देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और वो 24 अप्रैल को जो आपका पेपर होगा सूचना प्रौद्योगिकी का, उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं। 4 बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं, या फिर आपके 16 बिट, या फिर आपके 32 बिट। तो ये जो प्रश्न आया था आपके इसमें किताब का आपके जो प्रश्न पहला पार्ट है और पहले पार्ट का चौथा क्वेश्चन है कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं। तो इसमें आपके एक बाइट में जो आपके 8 बिट होते हैं, याद कर लेना, एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं। फिर आपको निब्बल के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो एक निब्बल में आपके 4 बिट होते हैं, याद कर लेना, एक निब्बल बराबर आपके 4 बिट होते हैं। ये आपको सबसे जो छोटी इकाई होती है, ठीक है, मेमोरी को मापने की। इसके अलावा पार्ट का जो प्रश्न है वो भी हम देख लेते हैं इसमें कि कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, उसको इनपुट कहा जाता है। कंप्यूटर की विशिष्ट भाषा में लिखे गए निर्देशों का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं, उसको प्रोग्राम कहा जाता है। और कंप्यूटर से जुड़े सभी भौतिक भाग जिनको अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर आपको याद कर लेना है। आपके यहीं से जो प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। फिर आपके ये प्रश्न है कि पेट्रोल पंप पर जो तेल मापने का कंप्यूटर होता है वो कौन सा होता है। तो इसमें आपको जो एनालॉग कंप्यूटर का नाम याद कर लेना है। ठीक है, इस प्रकार से जो आपका जो पहला पार्ट है इसमें से आपके प्रश्न ये पूछे गए थे। इसमें आपके ATM का पूरा नाम दे रखा है, जो पूछा जाता है बार बार। ATM का पूरा नाम होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एक ALU का पूरा नाम पूछा जाता है, तो ALU का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, या फिर अंकगणित तार्किक इकाई इसको कहा जाता है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि कीबोर्ड क्या है। तो कीबोर्ड क्या है, आपके इनपुट है, आउटपुट है, संग्रहण उपकरण है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपके जो ये कीबोर्ड होता है वो आप सभी को पता है कि एक इनपुट उपकरण होता है। इसके द्वारा हम कंप्यूटर को सूचनाएं प्रदान करते हैं, अंदर भेजते हैं। तो ये एक कीबोर्ड होता है जो कि इनपुट उपकरण होता है। तो ये प्रश्न आपका दूसरे पार्ट से पूछा गया है। जैसे कि आपको यहाँ पे दूसरा पार्ट है कि माउस है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, देखो चालाकी करके यहाँ पर जो कीबोर्ड की जगह पे क्या दे दिया, माउस, और माउस की जगह पे कीबोर्ड। तो किताब में माउस दे रखा और उसकी जगह पे किताब पेपर बनाते समय इन्होंने माउस की जगह पे कीबोर्ड दे दिया। तो माउस और कीबोर्ड दोनों ही कैसे आकृति हैं, दोनों ही आपकी इनपुट उपकरण है, याद कर लेना। माउस और कीबोर्ड दोनों ही आपकी इनपुट उपकरण है। आपको किन्हीं 2 आउटपुट युक्तियों के नाम बताना है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी हैं जिनके द्वारा हमें आउटपुट मिलता है कंप्यूटर के माध्यम से। तो आउटपुट जो डिवाइस है उनके नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। फिर इस दूसरे पार्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये होता है कि किसी कागज़ पर जो छपा प्रिंटर द्वारा जो आउटपुट होता है उसको क्या कहते हैं। तो कागज़ पर छपा प्रिंटर द्वारा आउटपुट होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको हार्ड कॉपी कहा जाता है। याद कर लेना, उसको क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी कहा जाता है। तो अ वाला उत्तर इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपके तीसरा जो प्रश्न ये कि पेज की आकृति जो होती है, ओरिएंटेशन होता है, वो कैसा हो सकता है। पेज जो होता है वो पोर्ट्रेट होता है, लैंडस्केप होता है, या फिर उपरोक्त दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया हो जाएगा, इसका उत्तर आपके उपरोक्त दोनों हो जाएगा। पेज जो होता है वो आपके लैंडस्केप भी होता है, आड़ा भी होता है और खड़ा भी होता है। तो ये आपकी जो इसकी आकृति होती है पेज की, तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों इसका उत्तर रहेगा। तो दोनों इसका उत्तर उपरोक्त सभी, यानी कि उपरोक्त दोनों ऑप्शन का इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये जो पेज की आकृति वाला प्रश्न आया था, देखो हुबहू यहाँ से उठाकर दिया है। ठीक है, पेज की आकृति कैसी होती है, तो पोर्ट्रेट भी होती है और लैंडस्केप भी होती है। इसका उत्तर क्या करेंगे, उपरोक्त दोनों करेंगे। इस पार्ट के जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें देख लेते हैं। एक तो सबसे इसमें जो आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है वो ये बनता है इसमें प्रस्तुतिकरण के लिए वाला है ना, ये वाला कि चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण के लिए कौन सा उपयोगी है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको पावर पॉइंट वाला जो उत्तर है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर कर देना है। ठीक है, पावर पॉइंट वाला इसमें आंसर आपको रखना है। फिर इसी पार्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बनता है कि स्लाइड लेआउट मुख्यतः कितने प्रकार का होता है। तो स्लाइड लेआउट जो होता है वो आपके 4 प्रकार का होता है। और इस पार्ट का और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके 9वां प्रश्न है कि प्रस्तुतिकरण में प्रयुक्त जो स्लाइड होते हैं, लघु चित्र होते हैं, उनको क्रमानुसार देखने के निर्देश को क्या कहते हैं। तो उसको
टेम्पलेट्स कहा जाता है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम स्थापित किए गए नेटवर्क को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले जो नेटवर्क स्थापित किया गया था उसको अप्रानेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको अप्रानेट कहा जाता है। और आपको अप्रानेट की फुल फॉर्म भी अच्छे से याद होनी चाहिए। इसके अलावा इसी पार्ट का आपके प्रश्न आया था ये कि नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहा जाता है। तो भाई इंटरनेट को ही नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। ये दोनों एक ही चैप्टर से उठाए गए हैं। इसके अलावा जो पेज की आकृति वाला और ये जो 500 क्वेश्चन है दोनों एक ही पार्ट से उठाए गए। देख सकते हैं आप इसमें कि पेज की आकृति कैसी होती है। तो पेज की आकृति पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों होती हैं। और स्लाइड लेआउट मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? ये आपके 4 प्रकार का होता है। ऐसा मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया है। तो ये दोनों हम देख लेते हैं इसमें आपके कि सर्वप्रथम स्थापित इंटरनेट नेटवर्क को क्या नाम था। तो इसमें आपकी अप्रानेट नाम याद कर लेना है। और नेटवर्कों का नेटवर्क किसको कहा जाता है? तो भाई ये जो इंटरनेट है इसको नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। इसके अलावा किसी कागज़ पर छपा हुआ आउटपुट, इसकी हमने बात कर ली थी, ठीक है, थोड़ी देर पहले ही बात की थी आपने पहले प्रश्न के साथ में। तो किसी कागज़ पर छपा हुआ जो आउटपुट होता है उसको क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? उसको हार्ड कॉपी कहा जाता है। याद कर लेना, प्रिंटर के द्वारा जो आउटपुट निकलता है उसको हार्ड कॉपी कहा जाता है। और स्लाइड लेआउट मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। नेटवर्कों का नेटवर्क ये इंटरनेट को कहा जाता है। और सबसे पहला स्थापित इंटरनेट नेटवर्क कौन सा था? तो भाई अप्रानेट का नाम आपको याद कर लेना है। ठीक है, जो आगे जो क्वेश्चन है आपका ये है कि www की खोज किसने की थी। ठीक है, तो खोज करता है इससे पहले आपको इसका जो पूरा नाम है वो कमेंट करके बताना है। एक तो www का और एक आपके वाईफाई का। ठीक है, www और वाईफाई का जो पूरा नाम है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। तो ये जो प्रश्न आपके आया था ये आपके पहला प्रश्न देखो आप इसमें कि नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है तो उसको क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। इसके अलावा तीसरा प्रश्न देखो इसका, सर्वप्रथम स्थापित इंटरनेट नेटवर्क का नाम क्या था? तो क्या नाम लिखेंगे? अप्रानेट। ऑप्शन भी चेंज नहीं किए, देखो सेम टू सेम आपके इसमें लिखे गए। अच्छा, आगे का प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट ये है कि वाईफाई हॉटस्पॉट वाले स्थान कहाँ पर होते हैं। तो वाईफाई जो हॉटस्पॉट वाले स्थान होते हैं वो शिक्षण संस्थान में भी होते हैं, होटल्स में भी होते हैं और एयरपोर्ट पे भी होते हैं। इसका उत्तर क्या करेंगे? उपरोक्त सभी इसका आंसर रहेगा। वाईफाई आपने देखे होगा कि हम किसी को पूछते रहते हैं कि वाईफाई है क्या, तो ये वाईफाई हर जगह पे आपको मिल जाते हैं, चाहे होटल्स हो, चाहे आपके एयरपोर्ट हो, शिक्षण संस्थान हो, कोई लाइब्रेरी हो, स्कूल हो, हर जगह पर आपको ये मिल जाता है। फिर आपके इसमें आपके जो इम्पोर्टेंट आपका ये है कि वर्ल्ड वाइड वेब की जो फेसबुक है वो किसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा जो इसको सर्च करना है, कमेंट करके आपको बताना है। आप गूगल में सर्च करेंगे वर्ल्ड वाइड वेब की जो फेसबुक है वो किसको कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने। तो फिर आपके एक क्वेश्चन ये था कि देखो इन www की जो खोज किसने की थी और सर्वप्रथम स्थापित नेटवर्क का इंटरनेट नेटवर्क का नाम क्या है। तो इसका तो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अप्रानेट। और ये www का पूरा नाम आपने कमेंट करके बता दिया होगा, वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। ठीक है, और एक आपको ये HTTP का पूरा नाम भी याद कर लेना है। तो इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। तो ये HTTP का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है। फिर आपके प्रश्न था कि www की खोज किसने की। तो भाई www की जो खोज की गई थी, ठीक है, तो क्या नाम लिखेंगे इसमें? 1889 में ब्रिटिश वैज्ञानिक है टिम बर्नर्स ली। याद कर लेना नाम इनका, टिम बर्नर्स ली। इन्होंने जो इंटरनेट पर संचार को सरल बनाने के लिए www की खोज की थी, आविष्कार किया था। और ये आपको याद कर लेना है कि नेटवर्क जो सबसे पहला इंटरनेट था वो कौन सा था। तो सबसे पहला जो नेटवर्क था वो स्थापित था अप्रानेट। ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो 1969 में अमेरिका का जो रक्षा विभाग है, ठीक है, उनकी जो डिफेंस डिपार्टमेंट है इनकी ओर से इन्हें कैलिफोर्निया जो विश्वविद्यालय है और स्टैनफोर्ड जो अनुसंधान संस्थान है इनके को जो नेटवर्क द्वारा जोड़ करके इंटरनेट की शुरुआत की गई थी। इन दोनों जो यूनिवर्सिटी इनका भी नाम आपको याद कर लेना है, एक तो कैलिफोर्निया और आपके जो स्टैनफोर्ड अनुसंधान संस्थान, इन दोनों को जोड़ करके एक नेटवर्क बनाया गया था सबसे पहले, जिसको क्या कहते हैं? अप्रानेट कहते हैं। फिर आपके प्रश्न है कि भाई ये इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि विश्व के लगभग सभी नेटवर्क इंटरनेट के माध्यम से ही परस्पर जुड़े होते हैं, इसलिए इंटरनेट विश्व का सबसे बड़ा और लोकप्रिय नेटवर्क है। याद कर लेना इसको, ठीक है, तो इसको आप अच्छे प्रकार से याद रखें। तो उम्मीद करता हूं कि ये सभी प्रश्न आपके रिक्त स्थान के क्लियर हो गए होंगे। चौथे प्रश्न का उत्तर आपके ने अप्रानेट है और पांचवें प्रश्न का उत्तर आपके क्या है? तो पांचवा प्रश्न आपके स्लाइड लेआउट है। ये आपके 4 प्रकार की होती हैं। नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट को कहते हैं। किसी कागज़ पर छपा हुआ प्रिंट आउटपुट आपके प्रिंटर के द्वारा जो छपता है उसको हार्ड कॉपी कहते हैं। और www की खोज टिम बर्नर्स ली के द्वारा की गई थी। ठीक है, ये 8 प्रश्न आपके अच्छे प्रकार से याद कर लें। फिर आपके नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है ये है कि प्रमुख सर्च इंजन के नाम बताना है।
और इनका आपको जो संख्या दे रखी है इसका द्विआधारी संख्या में परिवर्तन करना है। WIPO का पूरा नाम बताना है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका पूरा नाम होता है। अभी जो मैंने HTTP बताया उसी के साथ में इसका नाम आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। प्रोजेक्टर और मॉनिटर का कार्य बताना है। मेमोरी के आपको प्रकार बताना है। लैन की दो विशेषता बतानी है और मिनिमाइज और मैक्सिमाइज की जो क्लोज प्रक्रिया है इनको आपको समझाना है। तो आइए इन प्रश्नों को भी हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो HTTP इसका जो पूरा नाम होता है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, लेकिन एक होता है HTML का पूरा नाम क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। ये लैंग्वेज वेब पेज को विकसित करने में काम आती है, ठीक है। तो इसको HTML कहा जाता है। और HTTP क्या होता है? ये उन नियमों का समूह होता है जो दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच हाइपर टेक्स्ट को स्थानांतरित ट्रांसफ़र करने का कार्य करते हैं। एक आपके ISP का नाम भी आपको पूरी तरह से याद रखना है। ISP, ठीक है। ISP का पूरा नाम क्या होता है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसका पूरा नाम होता है ISP, है ना। तो ये भी आपको नाम याद कर लेना है। ISP का मतलब होता है इंटरनेट सेवा प्रदाता, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका पूरा नाम होता है। और ठीक है, जो इंटरनेट से जुड़ने के लिए हमें ISP की एक सहायता लेनी पड़ती है। और एक और आपके इसमें फुल फॉर्म में वो आपको याद कर लेनी है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला DNS का पूरा नाम क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। मैंने आपसे पूछा था कि इंटरनेट के लिए फ़ोन बुक की तरह कौन काम में आता है, तो भाई इसका उत्तर क्या हो जाएगा? DNS हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम इसका जो उत्तर आपके रहेगा। फिर आपके प्रश्न था कि प्रमुख खोज इंजन के आपको नाम लिखना है कि आप जो सर्च करते हैं वो किस किस में सर्च किया जा सकता है। जैसे आपने सबसे बड़ा जो है सर्च इंजन वो आपने गूगल को देखा होगा, ठीक है। तो गूगल तो आप काम में लेते ही है। इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम चीज़ें सर्च कर सकते हैं? तो हम बात कर लेते हैं खोज इंजन की है कि सर्च इंजन की। कौन कौन से सर्च इंजन हम काम में लेते हैं? देखो, सबसे बड़ा जो सर्च इंजन है दुनिया में वो गूगल हम काम में लेते हैं, ठीक है। गूगल के अलावा याहू, ठीक है, याहू है, ask.com है, MSN है, बिंग है, अबाउट है। ये सभी वो चीज़ें हैं जो आप गूगल की तरह जो चीज़ें इसमें आप सर्च करते हैं। तो ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम इंजन प्रोग्राम खोज इंजन कहलाते हैं, जो किसी कंप्यूटर सिस्टम पर भंडारित सूचनाओं में से सूचनाएं ढूंढकर निकालते हैं। यानी कि पहले से आपकी जो कुछ सूचना है उनमें से कुछ सूचना आपको ढूंढनी है तो आप सर्च इंजन के रूप में काम में लेते हैं। खोज इंजन का सबसे प्रचलित रूप वेब सर्च इंजन है, जो कि वर्ल्ड वाइड www से सूचनाएं खोजने में प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो ये आपको अच्छी प्रकार से याद करना है। ये सभी आपके जो खोज इंजन के यहाँ पे नाम दे रखा है। कुछ प्रमुख जो आपको खोज इंजन है वो आपको याद कर लेना है। जैसे वर्तमान में गूगल है, याहू है, बिंग है, अनेक सर्च इंजन उपलब्ध हैं जिन पर प्रतिदिन जो करोड़ों अरबों की संख्या में खोज की जाती है। और माइक्रोसॉफ्ट का बिंग एक ऐसा सर्च इंजन है जो विद्यालयों के लिए मुफ्त विज्ञापन की जो मुक्त खोज की सुविधा प्रदान करता है। ये लाइन आपको अच्छे से याद कर लेनी कि आपको ये प्रश्न ऐसे पूछेगा कि कौन है जो सर्च इंजन ऐसा है जो विद्यालयों के लिए मुफ्त विज्ञापन मुक्त खोज जो सुविधा प्रदान करता है। तो इसका नाम आपको माइक्रोसॉफ्ट का बिंग याद कर लेना है। ये क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूँ, आपके प्रश्न कैसे बनेगा इसका। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो बिंग है वो बिना विज्ञापन के, ठीक है, मुफ्त विज्ञापन की आपको सुविधा प्रदान करता है। आप कई बार इसको सर्च करते हैं तो बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट आ जाता है जो डिस्टर्ब करता है आपको। तो इस प्रकार से बिना सर्च एडवर्टाइजमेंट के जो खोज सुविधाएं प्रदान करते हैं वो आपका माइक्रोसॉफ्ट का बिंग है। तो इसका क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपके पूछा जाएगा। तो ये आपके नवा प्रश्न आप देख सकते हैं इसमें। ये नवा प्रश्न ये है कि विद्यालयों के लिए मुफ्त विज्ञापन मुक्त खोज की सुविधा प्रदान करने वाला सर्च इंजन का नाम क्या है? तो इसमें क्या नाम लिखेंगे? बिंग नाम लिखेंगे, ठीक है। आप अधिकतर का उत्तर गूगल हो सकता है, लेकिन गूगल बीच बीच में ऐड दिखाता है। बिंग में आपके जो आपके ऐड नहीं आता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? बिंग हो जाएगा। सर्वाधिक काम में ली जाने वाली इंटरनेट सेवा कौन सी है? तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईमेल इसका उत्तर रहेगा। और ईमेल का पूरा नाम क्या है? तो कमेंट करके बताना ईमेल का पूरा नाम क्या होता है। फुल फॉर्म इसकी आपको बतानी है, ठीक है। ईमेल की जो फुल फॉर्म है वो आपको कमेंट करके बतानी है। तो आइए ईमेल के बारे में भी देख लेते हैं। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, और इसका शॉर्टकट होता है ईमेल, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मेल का शॉर्टकट होता है ईमेल, और यही इसका जो प्रचलित नाम भी है, ठीक है। अपन इलेक्ट्रॉनिक मेल नहीं कहते, ईमेल ही कहते हैं। और ईमेल इंटरनेट पर व्यक्तियों और कंप्यूटर के बीच संदेश, सूचना और दस्तावेजों का आदान प्रदान का कार्य करता है, और यह इंटरनेट में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। आपके यही क्वेश्चन था पिछली बार। तो ये इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाली जो सुविधा वो कौन सी है? तो ईमेल है। याद कर लेना, ईमेल का फुल फॉर्म याद कर लेना। लोगो आपको याद ही होगा। इसको क्या कहा जाता है? @ कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? @ बोला जाता है। ये जो बोलते हैं इसको @ बोला जाता है। जैसे किसी की ईमेल आईडी में ये वाला आपको जरूर देखा होगा, ये ईमेल का लोगो होता है, ये @ फिर आपका gmail.com,
ठीक है, ये इस प्रकार से इसमें चीज़ें होती हैं। तो कोई भी मेल भेजना हो, ईमेल भेजना हो, पत्र का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण पोस्ट करने जैसा होता है। और आप अपना ईमेल भेजते हैं तो कुछ ही सेकंड में जो अपने जहाँ भेजना होता है वहाँ पहुँच जाता है। मकान के पते की तरह हर किसी का अद्वितीय ईमेल होता है, यानी कि जैसे आपका मकान नंबर होता है वैसे ही एक यूनिक आपकी ईमेल आईडी होती है, जो किसी दूसरे की वह ईमेल आईडी नहीं हो सकती है। तो ईमेल की सुविधा प्रदान करने के लिए आपको एक ईमेल खाता बनाना होता है, और ताकि आपको मेल भेजी जा सके और प्राप्त की जा सके। वर्तमान में इंटरनेट पर एक तो जीमेल, आप सभी के पास में जीमेल ही होगा, ठीक है। अधिकतर है ना, सभी के जो ईमेल आईडी हैं वो जीमेल ही होती है, ठीक है। gmail.com हम लगाते पीछे। इसके अलावा ईमेल की सुविधा और कौन कौन देता है, तो याहू मेल देता है, हॉट मेल देता है, और कौन देता है इसमें, रेडिफ मेल देता है। तो ये 3 नाम आपको और याद करना है। जीमेल तो आपको पता ही है, ठीक है, gmail.com, लेकिन आपको याहू मेल, हॉट मेल और आपको रेडिफ मेल भी नाम याद कर लेना। ये भी जो मेल की सुविधाएं प्रदान करते हैं। फिर आपको कुछ प्रमुख जो वेब ब्राउज़र उनके नाम आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। वेब ब्राउज़र भी पूछे जाते हैं। तो वेब ब्राउज़र कौन कौन से आपके अभी वर्तमान में उपलब्ध हैं, तो वर्तमान में जो वेब ब्राउज़र हैं वो आप सभी को पता है कि एक तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो लगभग बंद हो चुका है, अभी अपना हमारे काम नहीं आता है। एक तो आप तो मोजिला फायरफॉक्स है, इसके अलावा गूगल क्रोम है, ठीक है। आप सभी ने गूगल क्रोम तो काम में लिया ही होगा, ठीक है, अधिकतर गूगल क्रोम ही काम में लेते हैं। नेटस्केप नेविगेटर है, सफारी है, ये सभी आपके क्या हैं, ये आपके वेब ब्राउज़र के उदाहरण हैं। तो वेब ब्राउज़र का नाम पूछे तो ये बताना है, और ईमेल का नाम पूछा तो मैंने आपके पिछले जो सेक्शन में भी बताया थोड़ी देर पहले, और इससे पहले मैंने आपको सर्च इंजन जो खोजी इंजन है उनके बारे में बताया था। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग है, आपको थोड़ा सा गहराई से इनके बारे में, कई सारे बच्चे वेब ब्राउज़र और आप सर्च इंजन को एक ही समझते हैं, जबकि ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रख के इसको अच्छी प्रकार से याद कर लेना है। एक आपके ये www वाला इसका पूरा नाम याद कर लेना है, वर्ल्ड वाइड वेब, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और वर्ल्ड वाइड वेब एक प्रकार का डाटाबेस जो कि पूरे विश्व में फैला हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। फिर आपको इंटरनेट देने वाली जो संस्था होती है, जो चीज़ें होती हैं, जो कंपनियाँ होती हैं, उनके नाम आपको याद रखना है। जैसे पूरे विश्व में इंटरनेट कौन प्रदान करता है, तो विश्व में जो इंटरनेट प्रदान करता है उसका नाम है आपके BSNL। क्या नाम है, BSNL। आप कहेंगे कि BSNL नहीं, BSNL होता है, तो हाँ सही बात है, आपकी BSNL होता है। BSNL ये आपके भारत का है, ठीक है, इसलिए ये भारत का हो जाएगा। और वो तो होता है VSNL, क्या होता है, VSNL, ठीक है। तो ये VSNL पूरे विश्व में इंटरनेट को प्रदान करता है, और भारत में कौन करता है, वो BSNL करता है। अभी तो BSNL की जगह पे खूब सारी और दूसरी कंपनी आ गई है, जैसे जो प्राइवेट कंपनियां, जैसे आपके जियो हैं, एयरटेल हैं, और बाकी भी और भी कंपनियां जिनके द्वारा इंटरनेट प्रदान किया जाता है। और भारत में सबसे पहले जो इंटरनेट शुरू हुआ था वो आपके VSNL के द्वारा किया गया था। VSNL क्या है, तो विदेश संचार निगम लिमिटेड की ओर से इसको शुरू किया गया था। और ये नाम केवल जो इंटरनेट सेवा प्रदाती की कंपनी थी, किंतु आज 2 जो कंपनियां हैं वो सरकारी कंपनियां हैं आपके भारत में। कौन कौन से, एक तो भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL, इसको अपन BSNL होता है, और एक MTNL होता है। MTNL का मतलब क्या होता है, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। ये दोनों आपके जो इंटरनेट की सुविधाएं प्रदान करने का कार्य करती हैं। इसके अलावा भी और कई सारी प्राइवेट कंपनियां हैं जो कि अपने ये इंटरनेट प्रदान करने का कार्य करती हैं। और आपने देखा होगा कि अभी जो इनके अलावा अभी जो विश्व में जो चल रहा है वो स्टारलिंक, नाम सुना होगा आपने, स्टारलिंक। कौन कौन जानता है स्टारलिंक के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये किसकी कंपनी है, स्टारलिंक जो है वो किसकी कंपनी है, ये पूरे विश्व में इंटरनेट की क्रांति लाने वाली है। आप अपडेट होंगे इससे ज़रूर, आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये स्टारलिंक है जो किसकी कंपनी है। और इसको आपने अपनी आंखों से भी देखा होगा, कई बार थोड़े दिन पहले वीडियो भी आए थे, आकाश में, अंतरिक्ष में ऐसे जो आपको छोटी छोटी लाइनें जो एरोप्लेन के रूप में जो या रात में चमकती हुई लाइन के लाइन आपने जाती हुई देखी होगी, वो स्टारलिंक की था। वो क्या था, स्टारलिंक था ये। तो ये स्टार लाइन इस प्रकार से आपको ये याद करवाया था उसमें। तो आप कमेंट करके बताना ये किसकी कंपनी है, और जो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है उसकी कंपनी। और मैं आपको थोड़ा सा हिंट के रूप में दे देता हूँ। फिर आपका ये था कि लेन की आपको विशेषताएं बतानी है। एक तो लेन की विशेषताएं बतानी है, और एक आपको इसमें ये प्रश्न पूछा गया था मॉनिटर वाला थे, ठीक है, उसमें आपके मॉनिटर के। एक आपको वाईफाई का पूरा नाम पूछे तो याद कर लेना, वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी। क्या नाम होता है उसका, वायरलेस फिडेलिटी होती है, इसको नाम याद कर लेना। और संचार उपग्रह कितनी ऊंचाई पर स्थित होते हैं, तो याद कर लेना, संचार उपग्रह जो होते हैं वो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे होते हैं, याद कर लेना।
एक आपके जो लेन और वैन का जो पूरा नाम है वो याद कर लेना। वाइड एरिया नेटवर्क होता है वैन, और एक होता है लेन जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, इसको अपन क्या कहते हैं, लेन कहते हैं। जो छोटे गांव में जो इंटरनेट की नेटवर्क को कहा जाता है आपके लेन, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, और बड़े शहरों में होता है इसको वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छी प्रकार से याद रखें। फिर आपके एक प्रश्न ये था कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो भाई मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। ठीक है, इसमें भी वापस आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं। रैम होता है, रोम होता है। तो आपको रैम का फुल फॉर्म बताना है और रोम का भी फुल फॉर्म बताना है। एक स्थायी होती है और एक अस्थायी होती है। फिर आपके एक प्रश्न ये था कि प्रोजेक्टर और आपके जो मॉनिटर है उसका आपको कार्य बताना है। तो मॉनिटर और प्रोजेक्टर का कार्य आपको इसमें बताते हैं। एक आपके मॉनिटर के ऊपर जो स्क्रीन के ऊपर छोटे छोटे जो बिंदु होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको पिक्सल कहा जाता है। याद कर लेना, उसको छोटे छोटे पिक्सल कहा जाता है। सबसे पहले देख लेते हैं प्रोजेक्टर क्या काम आता है। तो प्रोजेक्टर जो होता है वो कंप्यूटर स्क्रीन पर होने वाली घटनाओं को चित्र, सूचना और बड़े पैमाने पर दिखाने का कार्य करता है। ठीक है, और ये लोगों का बहुत सारे समूह के द्वारा एक साथ दिखाया जा सकता है। आपके स्कूल में भी इस प्रकार का प्रोजेक्टर आपने अच्छे से इसको देखा होगा। इसका उपयोग मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है। आज के युग में शिक्षा में इसका जो बहुत है उपयोग किया जा रहा है। ये आपके जो प्रोजेक्टर होता है उसका कार्य है। फिर स्पीकर क्या होता है। तो स्पीकर आप सभी जानते हैं, ध्वनि प्रसारण में इसका जो उपयोग किया जाता है, एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर से सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जैसे आपको कोई म्यूज़िक सुनना है, कंप्यूटर में म्यूज़िक पड़ा हुआ है, अब आपको सुनना है तो आपको स्पीकर के अलावा स्पीकर के बिना आप उसको नहीं सुन पाएंगे। तो ये स्पीकर जो होता है एक आउटपुट डिवाइस से होता है। प्लॉटर जो होता है वो भी आउटपुट डिवाइस है। ये बड़े बड़े जो मानचित्र होते हैं, 3D आकृति होती है, ग्राफ होते हैं, डिज़ाइन होते हैं, इनको निकालने का कार्य, बैनर बनाने का कार्य ये करता है। तो प्लॉटर का कार्य है ये। फिर आपके प्रिंटर है, जो कि अलग अलग प्रकार के प्रिंटर होते हैं, ये भी एक प्रकार का आउटपुट आपका उपकरण होता है। और एक आपका जो मॉनिटर है, इस मॉनिटर का जो आपको प्रकार एक तो ये देख लेना है, और एक मॉनिटर का कार्य क्या है वो आपको देख लेना है। तो एक तो ये पिक्सल वाला आपको याद कर लेना है। ये देखो मॉनिटर का क्या उपयोग है। तो मॉनिटर जो होता है वो आउटपुट युक्तियों में सबसे ज़्यादा काम आता है, और यह उपयोग करता है यूज़र और मॉनिटर के द्वारा कंप्यूटर की जो इंटरेक्ट करता है, अंतरक्रिया करता है। और ये एक टीवी जैसा आकृति वाला होता है। इसको वीडियो डिस्प्ले यूनिट कहा जाता है। ठीक है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहा जाता है, इसको वीडियो कहते हैं। और माइक्रो कंप्यूटर में ये जो दो प्रकार के मॉनिटर काम में लिए जाते हैं, CRT मॉनिटर होता है या आपका FPD मॉनिटर होता है। तो CRT मॉनिटर का फुल फॉर्म क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर होता है, और इसकी स्क्रीन पर जो फास्फोरस का लेप होता है, याद कर लेना इसको। CRT क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब होता है। तो इसको आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेना है। बाकी स्क्रीन पर जो छोटे छोटे आकृति के बिंदु होते हैं इनको क्या कहते हैं, पिक्सल कहा जाता है। ठीक है, पिक्सल को आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेना है। एक और आपके लिए नई जानकारी इसमें आपको देखने को मिलेगी, डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है, आप सभी ने देखा होगा, कोई भी हम जो इंटरनेट पे हम कोई वेबसाइट खोजते हैं तो उसके पीछे लगा होता है .com लगा होता है, .edu लगा होता है, .net लगा होता है, org लगा होता है, gov लगा होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, तो देखो जैसे कि अपने राजस्थान बोर्ड की जो अपने वेबसाइट वो इस प्रकार से रहती है। ठीक है, राजस्थान board.rajasthan.government.in रहता है, या google.com रहता है, इस प्रकार से। तो इसमें आप जो डोमेन नेम अंतिम भाग होता है और उच्च स्तरीय डोमेन नेम होता है, लास्ट का जो भाग होता है उसको डोमेन नेम कहते हैं। ये डॉट के बाद में लगाते हैं government.in। ये तो .com का मतलब होता है कॉमर्शियल, जो व्यावसायिक होता है इनको कॉमर्शियल के रूप में जाना जाता है। कॉम से कॉमर्शियल याद कर लेना, व्यावसायिक संस्था। एडू, तो एडू का मतलब होता है एजुकेशनल, जो आपके जो शैक्षणिक जो संस्थान होती है उसको अपन एडू के रूप में लिखते हैं डोमेन नेम। और नेट का मतलब इंटरनेट। ठीक है, तो इंटरनेट ऑपरेट करने वाली संस्था कहते हैं। ORG, जो ऑर्गेनाइजेशन, वे संगठन जो किसी श्रेणी में नहीं आते उसके पीछे ORG लगाते हैं। और GOV का मतलब जो सरकार अथवा सरकारी संगठन होता है उनके पीछे GOV लगा होता है। तो इंडिया के पीछे जो आपका IN देखने को मिलता है। और इसी प्रकार से कि ये जो कंट्री के कोड होते हैं, ये जो IN होते हैं पीछे, ये आपकी कंट्री के कोड होते हैं। ये कंट्री का कोड है। UK का मतलब आपकी यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, और फ्रांस के लिए FR होता है। इस प्रकार से आपके ये नाम होते हैं। बाकी DNS तो आप सभी जानते हैं, DNS का फुल फॉर्म आपको याद कर लेना है, डोमेन नेम सिस्टम ये होता है। फिर आपकी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि विंडोज़ में किसी फाइल को डिलीट करने पर वो कहाँ जाती है। तो आप सभी को भी पता है कि जो भी हम फाइल को डिलीट करेंगे तो वो कहाँ जाती हैं, रिसाइकिल बिन में जाती हैं, जिसको हम वापस रिस्टोर भी कर सकते हैं। और बाकी वो 30 दिन के अंदर जो वहाँ से गायब हो जाती है। डिलीट करने के बाद में भी कोई फाइल आपको निकालनी है तो वो रिस्टोर में 30 दिन तक रहती है, तो ये रिसाइकिल बिन में चली जाती हैं।
और इसके अलावा आपके पॉइंटिंग डिवाइस की बात करें तो पॉइंटिंग डिवाइस आपके माउस हो जाएगा। फिर आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो भाई कंप्यूटर को जो बंद करने की प्रक्रिया होती है इसको शट डाउन कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? शट डाउन कहा जाता है। एक आपको कंप्यूटर को शुरू करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कमेंट करके बताना। कंप्यूटर को जो शुरू करते हैं, चालू करते हैं, उसकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं। और एक GUI का पूरा नाम भी आपको अच्छे से याद कर लेना है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इसका उत्तर रहेगा। और बाकी आप सभी को पता ही है कि किस प्रकार से मैं आपके लिए वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ और आपकी किस प्रकार से, देखो जिन बच्चों को ज़रूरत थी वो यहाँ तक वीडियो देख रहा है, 25 मिनट तक वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप जो बहुत ही शानदार तैयारी करने वाले, मेहनत करने वाले विद्यार्थी हैं और आपका जो रिज़ल्ट है बहुत ही शानदार रहेगा। अब कई सारे विद्यार्थी जो मैंने आपको जो अपने व्हाट्सअप ग्रुप में बताया था कि कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो बद्दी बद्दी कमेंट्स करेंगे, गालियाँ देंगे और न जाने उनको क्या चाहिए। मेरे को समझ में नहीं आया कि यहाँ पर वीडियो अपलोड करने के बावजूद भी, आपकी तैयारी में करवाने के लिए यहाँ पे उपलब्ध हूँ, उसके बावजूद भी जो बच्चे हैं, कई सारे बच्चों के मैंने मैसेज देखे, बहुत बुरा लगा उनका मैसेज देकर। खैर वो उनका पर्सनल, उनके जो संस्कार बताते हैं कि आप घर पर जिस प्रकार से बोलते हैं इसी प्रकार से आप जो बाहर भी इसको प्रदर्शित करते हैं। तो जो जैसा घर पे व्यवहार होता है, अपना आस पड़ोस का व्यवहार होता है, वो बाहर भी फिर ऐसे ही बातें जो करते हैं। तो वो उसका मैटर है, लेकिन अच्छा नहीं लगता है कोई बच्चा इस प्रकार से गालियाँ निकालता है। ये उम्र आपकी जो गालियाँ निकालने की, ये चीज़ें सीखने की नहीं है। आप शिक्षा का मतलब क्या होता है, एजुकेशन का मतलब केवल नंबर प्राप्त करना थोड़ी होता है। एजुकेशन का मतलब केवल नंबर प्राप्त करना नहीं होता है, आपको एक अच्छा नागरिक भी बनना है, एक अच्छा ईमानदार और अच्छा है जो आपको जो कर्तव्य आपके जितने भी होने वाले हैं आगे, और भी आपको जिन इसमें कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी और आप उन सभी को निभाएंगे। कभी कई सारी जिम्मेदारियां आपके होने वाली हैं, तो उन सभी को आप जो एजुकेशन की सहायता से आप और अच्छी प्रकार से हैंडल कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप जो ज़्यादा नंबर ले आए तो आप जो बहुत अच्छा एजुकेट हो गए, आप जो गालियाँ निकाल रहे हैं, तो ये आपको शोभा नहीं देता है। जो भी बच्चा ये चीज़ कर रहा है, उम्मीद करता हूँ कि वो आगे से ऐसा नहीं करेगा और मैं आपके लिए इसी प्रकार से और वीडियो कंटेंट उपलब्ध करवाता रहूँगा। हाँ, जो बच्चे सपोर्ट करते हैं उनका धन्यवाद देता हूँ मैं, क्योंकि आपके सपोर्ट के कारण ही मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड कर पाता हूँ। खूब सारे बच्चों ने मेरे को जो मैसेज किए थे व्हाट्सएप पे कि आप इन बच्चों को जो ये उसके जो नंबर मांगे थे मेरे से, कि मैंने कहा ठीक है बच्चा है उसको यहाँ पे वायरल नहीं करें। लेकिन खूब सारे बच्चों ने कहा कि हम उसको जो जवाब देते हैं, लेकिन जवाब क्या दें ऐसे बच्चों का, वो खुद ही जवाब है कि वो इस प्रकार से कोई आगे तरक्की इस प्रकार से नहीं कर पाते। अगर आप, खूब सारे बच्चों के मैसेज आए मेरे को कि आप जो उन बच्चों पे ध्यान नहीं दें और हम आपके जो सपोर्ट करते हैं, तो आप सभी बच्चों के सपोर्ट के कारण ही मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड कर पाता हूँ। तो आप ज़रूर इन जो वीडियोज़ को अच्छे से देखें और अगर आपको अच्छा लगता है तो अपनी कक्षा के बाकी बच्चों को भी ज़रूर बताना है। ये सरस्वती माता का खजाना है, इसको आप जितना खर्च करेंगे उतना बढ़ता है। अगर आप जो ये आपके श्लोक भी होगा, आपने साइंस इसमें संस्कृत में पढ़ा होगा कि जैसे सरस्वती माता के खजाने की जो ये विशेषता होती है कि जैसे जैसे इसको खर्च करेंगे वो बढ़ता जाता है, ठीक है। और एक लक्ष्मी माता का खजाना होता है जिसको हम धन की देवी लक्ष्मी कहते हैं। तो लक्ष्मी माता का जो खजाना होता है वो उसको खर्च करने पे कम होता है। मान लो 100 रुपये वो 2 दिनों में बांट दिए तो कम हो गए, 50-50 से आएंगे, ठीक है। इनको 4 दिनों में बांट दिए तो 25-25 से आएंगे। लेकिन ये सरस्वती माता के खजाने की विशेषता है कि आप, मैं जैसे मान लो मेरे को कोई चीज़ आती है थोड़ा बहुत, ठीक है, तो जितनी भी मेरे को आती है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ और आप उसे सीख करके आप अपने क्लास के बच्चों को बताते हैं या अपने आसपास के छोटे बड़े भाई बहनों को बताते चीज़ें। तो ये सरस्वती माता का खजाना है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक शेयर करने पे बढ़ता है। तो बस हमें यही काम करना है कि इस सरस्वती माता के जो खजाना है इसको आगे से आगे और बढ़ाना है, ताकि आपके ऊपर भी जो माता सरस्वती बहुत खुश हों और आपको आशीर्वाद प्रदान करते रहें और आपके जो बहुत ही शानदार नंबर प्राप्त हो। क्योंकि अगर आप किसी का कोई 2 चीज़ सिखाएंगे तो आपके लिए वो बेनिफिट ही करेगा और आपको ये मन में आपको जो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें। जो भी मैं यहाँ पे आपके लिए वीडियो अपलोड करता हूँ, आप कृपा करके थोड़ा अपने कक्षा के बाकी बच्चों को भी बताने की कोशिश करें। खूब सारे बच्चे ऐसे हैं जो नहीं जानते अपने चैनल के बारे में, तो आप ज़रूर उनको बताएं कि आपको इस प्रकार से यहाँ पे तैयारी करवाई जाती है। बीच में मैंने आपके 2-3 मिनट का समय लिया, इसके लिए सॉरी। लेकिन उस बच्चे की मेरे को याद आ गई थी, वो जो बच्चा था जिसने मेरे को व्हाट्सएप पर और इस वीडियो की जो कमेंट सेक्शन में खूब सारी जो बद्दी गालियाँ निकाली थी। लेकिन समझता हूँ कि चलो ठीक है, नादान होते हैं बच्चे, लेकिन आपको जो इस प्रकार की चीज़ें नहीं करनी। आप एक अच्छे नागरिक बने और एक सभ्य नागरिक होने के नाते एक जिम्मेदार नागरिक भी बने कि आपको जो किस प्रकार से बोलना है,
आप केवल नंबर लेके आ जाएंगे, उससे आप जो अच्छे नागरिक नहीं कहलाएंगे। आपको अपने माता पिता का और अपने आसपास के छोटे बड़े भाई बहनों का, सभी के साथ में जो व्यवहार होता है वो बाहर झलकता है। तो ये आप विशेष तौर पे ज़रूर ध्यान रखें। फिर आपके अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि कंप्यूटर की सीमाएं क्या क्या हैं। आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का वर्णन कीजिए। ठीक है, ई लर्निंग, ई वाणिज्य की परिभाषा देनी है और निम्न पर आपको टिप्पणी लिखनी है। वाईफाई, गेटवे, इंटरनेट टोपोलॉजी, मॉडेम। इसके अलावा आपको इसमें कट, कॉपी पेस्ट और रीनेम की प्रक्रिया को समझानी है। सोशल मीडिया के लाभ हानि को बताना है। सोशल मीडिया का जो हम उपयोग करते हैं तो उसका आपको क्या क्या लाभ होता है, क्या क्या हानियाँ होती हैं, वो उसमें आपको समझाना है। तो आइए 17 से लगे 22 तक के जो प्रश्न हैं उनको हम एक एक थोड़ा सा इसमें समझने की कोशिश करते हैं। तो एक प्रश्न आपके था कि ई लर्निंग की परिभाषा देनी। तो 14वां प्रश्न आपके, ये 13वां पॉइंट आपके दोनों यही है कि ई लर्निंग क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सीखने, प्रशिक्षण, शिक्षा के प्रोग्राम को प्रतिपादन करना ई लर्निंग कहलाता है। ई लर्निंग में आपके इंटरनेट, इसके अलावा ऑडियो वीडियो टेप, उपग्रह प्रसारण, इंटरेक्टिव टेलीविज़न, सीडी रोम आदि विषय के द्वारा विषय वस्तु का प्रतिपादन किया जाता है। तो ये नाम आपको ई लर्निंग में तैयार करना है। इसके अलावा आपके ई वाणिज्य। तो ई वाणिज्य क्या होता है, इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं का लेन देन करते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, वस्तुएं खरीदी और बेची जाती हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, ई वाणिज्य कहा जाता है। ठीक है, तो ये ई बैंकिंग होता है, ई वाणिज्य होता है, ई शॉपिंग होती है, ये सभी ई वाणिज्य के ही भाग होते हैं। तो ये दोनों बिंदु आपको अच्छे से 9वां 10वां ई वाणिज्य के बारे में है, और जबकि 13वां और 14वां बिंदु आपके इंटरनेट लर्निंग या ई लर्निंग के बारे में है। तो ये दोनों बिंदु आपको याद रखना है। फिर आपके पीछे एक प्रश्न आया था कि मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ करने का आपको समझाना था। तो मिनिमाइज़ क्या होता है, तो यदि हम किसी या इसको अपन यहाँ देख लेते हैं मिनिमाइज़ के बारे में। मिनिमाइज़ क्या होता है, मिनिमाइज़ का मतलब यदि हमें किसी विंडो को मिनिमाइज़ करना है तो इस विंडो को टाइटल पर आए हुए जो एक निशान होता है माइनस का, इस पर जो माउस को क्लिक करेंगे, ऐसा करने के बाद में जो विंडोज़ है वो मिनिमाइज़ होकर टास्क बार पर दिखाई देगा, और ऐसा करने पर जो डेस्कटॉप पर खाली जो जगह आ जाएगी जो किसी अन्य प्रोग्राम को क्रियान्वित करने में उपलब्ध हो जाएगी। ये मिनिमाइज़ होता है। रिस्टोर क्या होता है, तो मिनिमाइज़ विंडो को अपनी सामान्य स्थिति में वापस लाने के लिए टाइटल बार पर ऊपर की तरफ जो 3 बटन है उसमें से बीच वाले बटन को दबाने पर टास्क बार पर दिखाई देने वाले फाइल तथा प्रोग्राम वाले नाम के ऊपर क्लिक करेंगे तो माउस के द्वारा क्लिक करने पर विंडो अपनी जो सामान्य स्थिति में वापस आ जाता है, पहले की स्थिति में आ जाए, इसको रिस्टोर कहा जाता है। और मैक्सिमाइज़ क्या होता है, तो मैक्सिमाइज़ में यदि कोई विंडो मिनिमाइज़ या रिस्टोर की हुई है तो डेस्कटॉप पर संपूर्ण रूप से उपलब्ध कराने के लिए विंडो की जो टाइटल बार उसको माउस को जो मैक्सिमाइज बटन पर जो माउस के द्वारा क्लिक करेंगे और रिस्टोर बटन पर क्लिक करने पर विंडोज़ जो संपूर्ण डेस्कटॉप पर उपलब्ध हो जाएगा। तो ये बटन होता है, यहाँ पे मैक्सिमाइज होता है, बीच में आपका मिनिमाइज होता है, यहाँ पे रिस्टोर का बटन होता है, ये आपके इसमें डेस्कटॉप के ऊपर ये देखने को मिलता है। फिर आपके एक प्रश्न ये था कि मॉडेम, वैन, गेटवे, ब्रिज, वाईफाई, इनके ऊपर आपको क्या करना है, टिप्पणी लिखनी। तो आपके यहाँ से ये प्रश्न पूछा गया है। तो आइए थोड़ा बहुत वाईफाई, लैन, वैन, इनके बारे में देख लेते हैं। गेटवे क्या होता है, इन सभी के बारे में थोड़ा सा इसमें हम समझ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि गेटवे क्या होता है। तो गेटवे जो होता है यह एक ब्रिज और राउटर की तरह अलग अलग नेटवर्कों को जोड़ने का कार्य करता है, ऐसी युक्ति है ये। गेटवे की तकनीक राउटर से भी अधिक जटिल होती है और इसकी सहायता से 2 भिन्न प्रकार के जो नेटवर्कों को जोड़ा जा सकता है। यह कार्य रिपीटर, ब्रिज अथवा राउटर के द्वारा संभव नहीं है। तो ये गेटवे कार्य करता है। जो काम ब्रिज, रिपीटर और राउटर नहीं कर सकते वो काम गेटवे कर देता है। फिर आता है ब्रिज। तो ब्रिज क्या काम करता है, तो ब्रिज ऐसी युक्ति है जो 2 अलग अलग संचार के माध्यमों में जिनको जोड़ने में, नेटवर्कों को जोड़ने में काम आता है। और नोड्स की संख्या बढ़ने पर लेन में प्रभावी जो डाटा संचरण की गति कम हो जाती है। ठीक है, तो याद रखें इसको, जिससे इसकी कार्य क्षमता पर विपरीत असर पड़ता है। फिर आता है आपका मॉडेम। तो मॉडेम क्या होता है, मॉडेम एक संकेत को उत्पन्न करना है जिसमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर आसानी से कम वेव में इसको भेजा जा सके। तो हम एनालॉग फ़ोन मॉडेम काम में लेते हैं जिसकी सहायता से कंप्यूटर को फ़ोन लाइन में जोड़ा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में रूपांतरित करने का कार्य करते हैं। और डिजिटल संकेतों को एनालॉग कंप्यूटर में बदलना मॉड्यूलेशन कहलाता है। और डिजिटल को एनालॉग में बदलना मॉड्यूलेशन है और एनालॉग को डिजिटल में बदलना डीमॉड्यूलेशन है। तो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन इन दोनों की जो साथ जो प्रक्रिया होती है इसको मॉडेम कहा जाता है। तो मॉडेम शब्द मॉड्यूलेशन के एमओस से तथा डीमॉड्यूलेशन के डीएम्स को आपस में जोड़कर बनाया गया है।
फिर आता है वैन। वैन का पूरा नाम क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क होता है। और वैन की भौगोलिक सीमा विस्तृत होती है, बहुत बड़े क्षेत्र में लगाया जाता है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये पूरे देश में, प्रायद्वीप में और समूचे विश्व में फैला हो सकता है। वैन में देशों और प्रायद्वीपों के सभी कंप्यूटर को एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये कंप्यूटर में डाटा पर आदान प्रदान करने और केंद्र को नियंत्रित प्रसारण भी कर सकते हैं। और वैन एक बहुत ही विषम प्रकार का नेटवर्क होता है। फिर आता है वाईफाई। तो वाईफाई क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी इसका फुल फॉर्म होता है। वाईफाई का फुल फॉर्म याद कर लेना। वाईफाई कंप्यूटर पर नेटवर्क पर कंप्यूटर को बिना तारों से जोड़ने में काम आने वाली आज की लोकप्रिय तकनीक बन चुकी है। असल में यह एक वायरलेस नेटवर्क है। इसे WLAN, ठीक है, WLAN भी कहा जाता है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से जाना जाता है, जो कि IEEE इनकी इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पर आधारित है। और वाईफाई अलायंस कंपनी का जो ट्रेडमार्क है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आजकल ये जो वाईफाई युक्त पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, पामटॉप, वीडियो गेम कंसोल, स्मार्टफोन, प्रिंटर्स, बहुत सी युक्तियों में इंस्टॉल होती है। वाईफाई समर्थित युक्ति, वाईफाई इनेबल्ड जो डिवाइस इंटरनेट से जुड़े वायरलेस नेटवर्क की जो पास रेंज में आने पर जो बिना तार लगाए हुए इंटरनेट से जुड़ सकती हैं। और वाईफाई का जो कवरेज क्षेत्र है कुछ कमरों से लेकर एक शहर की सीमा तक ही जो हो सकता है। और आजकल जो वाईफाई वो कई जगह पे आपको देखने को मिलता है, हर जगह आपको वाईफाई देखने को मिल जाएगा। वाईफाई का उपयोग सेल फोन, टीवी, रेडियो की तरह सूचना प्रसारित करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग भी करता है। आजकल अब आपके शिक्षण संस्थान में, कार्यालय में, हवाई अड्डों में, होटल में आदि जगह पे वाईफाई का सुविधा उपलब्ध है। और ये वाईफाई के हॉटस्पॉट कहलाते हैं। इन स्थानों पर जो व्यक्ति अपने वाईफाई समर्थित जो फ़ोन अथवा लैपटॉप के माध्यम से समूचे विश्व से जुड़ सकता है। फिर आपके एक प्रश्न था कि ये चौथा क्वेश्चन था ये कि कंप्यूटर की सीमाएँ क्या हैं। ठीक है, तो ये कंप्यूटर की सीमाएँ बतानी थी। इसके अलावा आपको एक और ये प्रश्न ये बताना है कि कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है। ठीक है, ये आपके प्रश्न था ये, कंप्यूटर कितने प्रकार का, आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक भाग का वर्णन कीजिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके जो प्रश्न हैं वो इसमें पेपर में थे, उनको मैं बता देता हूँ। तो कंप्यूटर की लिमिटेशन क्या क्या है हम देख लेते हैं। कंप्यूटर की सीमाएं, तो सीमाओं में बात करें तो पहला तो आपकी ये कि कंप्यूटर में सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। ये एक जड़ मशीन है, बिल्कुल जैसे मूर्ख मशीन होती है वैसे है। इसको जो हम निर्देश देते हैं उस पर ये कार्य करता है। अच्छा निर्देश देंगे तो अच्छा कार्य करेंगे, बुरा निर्देश देंगे तो बुरा काम करेगी। बुद्धिमत्ता की दृष्टि से 2 वर्ष का बालक भी एक कंप्यूटर से अधिक बुद्धिमान होता है। वर्तमान में कुछ उच्च कोटि की जो कंप्यूटर है वो कृत्रिम बुद्धि जो इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डालने का प्रयास किया जा रहा है। संभव है कि कुछ समय बाद ऐसे जो कंप्यूटर आ जाएंगे जो कि सोच भी सकेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा कि AI का ज़माना आ चुका है, तो आपके यही आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंसी का जो कार्य उसमें किया जा रहा है। दूसरा आपकी ये है कि कंप्यूटर तकनीक में तेज़ी से परिवर्तन होता है, जिससे कि पुराने कंप्यूटर जो कम उपयोगी रह जाते हैं। जैसे आपके जो फ़ोन है, अब जैसे आईफोन है, आईफोन में कई सारे पुराने वर्जन हो गए, नए नए वर्जन आते जा रहे हैं। तो वो जो पुराने वो धीरे धीरे जो उनको अपग्रेड कराना पड़ता है और वो काफ़ी महंगे पड़ते हैं। कंप्यूटर में संग्रहित महत्वपूर्ण सूचनाओं को सुरक्षित रखने के लिए बहुत ही उपाय करने पड़ते हैं, जिससे कि कंप्यूटर जो सबसे अधिक खतरा होता है कंप्यूटर वायरस का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए बहुत ही इसका सुरक्षा आवश्यक होती है। इसके अलावा ई कॉमर्स, ई बैंकिंग, ATM आदि में धोखाधड़ी से अनेक जो किस्से सुनने सामने आते हैं। फिर थोड़ी सी कंप्यूटर की विशेषता भी देख लेते हैं, हो सकता है आपकी कंप्यूटर की विशेषता भी आ जाए। तो विशेषता क्या होती है? तो एक तो गति, कंप्यूटर की विशेषता ही उसमें गति होती है। कंप्यूटर बहुत तेज़ गति से कार्य करता है, वह जटिल से जटिल गणनाओं को भी कुछ सेकंड में हल कर लेता है। शुद्धता, एक्यूरेसी के साथ में कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम हमेशा शुद्ध होते हैं। कंप्यूटर को एक बार सही निर्देश देने के बाद में सारे परिणाम सही निकलता है। कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता है। कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम से होने वाली गलतियाँ मानवीय गलतियों के कारण होती हैं। कंप्यूटर में खराबी आने से या वायरस आ जाने से वह गलत परिणाम निकाल सकता है। इसके अलावा आपके डिलीजेंसी, तो ये आपकी सक्षमता की बात है। तो कंप्यूटर कार्य करते करते कभी थकता नहीं है। मनुष्य थक जाएगा लेकिन कंप्यूटर काम करते हुए थकता नहीं है। वह निरंतर कई घंटों तक कार्य करने के बाद में भी उसकी जो निरंतरता वो बनी रहती है। स्मरण शक्ति, जो कंप्यूटर होता है उसमें भी जो मानव मस्तिष्क की तरह जो मेमोरी होती है, स्मरण शक्ति होती है, जिसमें लाखों करोड़ों आंकड़े डाटा संग्रहित करके रखे जा सकते हैं और आवश्यकता होने पर उनको पहले बाद में फिर वापस देखा भी जा सकता है। व्यापक उपयोग, इनकी जो वर्सेटिलिटी है वो ज़्यादा है। कंप्यूटर का उपयोग अनेक तरह से अनेक कार्यों में किया जाता है, जैसे आज स्कूल में, कॉलेज में, अस्पताल में, हॉस्पिटल में, फैक्ट्री, घर, कार्यालय, अनुसंधान, मौसम विभाग, मनोरंजन आदि क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ये ऑटोमेटिशन है, स्वचालन है। कंप्यूटर के एक स्वचालन इसका गुण प्रमुख उपयोगी है, क्योंकि इसके कारण ही मानव में श्रम और समय की बचत होती है।
संग्रहण क्षमता, कंप्यूटर की जो संग्रहण क्षमता बहुत ज़्यादा होती है और इससे जो लाखों करोड़ों का जो आंकड़े वो संग्रह करके रखे जा सकते हैं। फिर आपके प्रश्न है कि भाई आकार के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण कीजिए। तो भाई वर्तमान में आकार के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला आता है आपका माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर आकार में छोटे होते हैं, कम कीमत के होते हैं और गृह कार्यालय में इनका जो विद्यालय में कंप्यूटर ये लगे होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर ही होते हैं। और इनमें एक सीपीयू होता है और इसमें एक मेमोरी होती है और कार्य करने की गति बहुत ही कम होती है। तो एक समय पे इसमें एक ही व्यक्ति काम कर सकता है, इसलिए इनको पीसी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? पीसी, पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। और पीसी फिर आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसको माइक्रो कंप्यूटर को जो पीसी कहते हैं इसको पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। जैसे अलग अलग टाइप के होते हैं। फर्स्ट आता है आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर, जो कि इसमें डेस्कटॉप होता है, एक मॉनिटर जो होता है इसमें डेस्कटॉप होता है और जिनका टेबल पर रखकर कार्य किया जाता है। साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं। सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस इसके साथ में जुड़े होते हैं। ये आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर है। इसके बाद में आता है आपका लैपटॉप। लैपटॉप भी एक प्रकार का जो पीसी है, पर्सनल कंप्यूटर है। ये ब्रीफ केस के समान होता है और यह साइज़ में बहुत छोटे होते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से लाया ले जा सकता है। ये व्यक्ति अपनी गोद में रखकर जो कार्य कर सकता है। इसमें सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एक इसी में संचालित होते हैं और पावर के लिए इसमें बैटरी का उपयोग किया जाता है। ये इस प्रकार का एक लैपटॉप आपने देखा होगा। तो ये लैपटॉप आपका पीसी ही होता है एक प्रकार का। पाम टॉप, नाम से ही पता चला है, पाम का मतलब हथेली। ये हमारी जो हथेली पर रखकर इसको चलाया जाता है। तो लैपटॉप कंप्यूटर के साइज़ से छोटा होता है और लैपटॉप कंप्यूटर से थोड़ा सा छोटा होता है ये, जिसको हम हथेली पर रखकर चलाया जा सकता है और साइज़ में और वजन में काफ़ी हल्का होता है। पावर के लिए इसमें बैटरी उपयोग में लेते हैं और कार्य क्षमता जो लैपटॉप होता है उससे थोड़ी सी कम होती है। फिर बात कर लेते हैं ये पाम टॉप कंप्यूटर इस प्रकार का आपको देखने को मिलता है। नोटबुक, नोटबुक जो है वो एक प्रकार का लैपटॉप कंप्यूटर के समान ही होता है। इसमें गोदी में रखकर इसको चलाया जा सकता है और इस कंप्यूटर का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से लाया जा सकता है। एक प्रकार का ये लैपटॉप ही होता है। इसमें सीपीयू, कीबोर्ड, माउस एक साथ होते हैं और कार्य करने की क्षमता लैपटॉप से कम होती है। फिर आता है टैबलेट। तो टैबलेट तो आप सभी को पता ही है। आप कई सारे बच्चों को टैबलेट मिला होगा। 8वीं क्लास में आप अगर 6000 बच्चों की लिस्ट में आए होंगे तो आपको जो टैबलेट मिला होगा। किन्हीं कारणों से कुछ बच्चों को नहीं मिला है तो आप निराश ना हो। आपके बाद में आप 9th क्लास के बाद में कुछ समय बाद में आपके जो बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू, यानी कि आप बोर्ड क्लास में आ जाएंगे तो आप 10वीं में अच्छी मेहनत करके आप टैबलेट प्राप्त कर सकते हैं। और जिन बच्चों को 8वीं में मिल गया वो भी अच्छी मेहनत करेंगे तो उनको भी ये जो 10वीं में भी आराम से टैबलेट मिलेगा। और मैं आपको टैबलेट की पूरी तैयारी यहाँ पे करवाऊँगा। आप अगर निरंतर जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से जैसा मैंने आपको 8वीं में तैयारी करवाई थी उससे भी बेहतर तरीके से आपको जो 10वीं क्लास में बोर्ड की तैयारी में आपको करवाऊँगा। तो आप जुड़े रहें। आपको इसमें 22-25 हज़ार का जो एक लैपटॉप ये मिलता है, ये टैबलेट। और कई सारे बच्चे तो कमेंट करेंगे देखना कि मैं आपका ये वीडियो इस टैबलेट में ही देखता हूँ। तो अच्छी बात है, आप जो सरकार ने दी है सुविधा आपको तो उसका अच्छे से फ़ायदा करना और आपको पॉजिटिव वे में इन चीज़ों को काम में लेना है। तो 3 साल की इंटरनेट फ्री मिलता है इसमें आपको और ये बिल्कुल आपको सरकार की ओर से फ्री मिलता है। तो आपको मेहनत करनी है और मेहनत के बल पर आपको जो ये टैबलेट प्राप्त करना है। आपका नाम भी होगा, अपने माता पिता का नाम रोशन होगा और साथ में आपके जो चारों तरफ जो मान सम्मान बढ़ेगा। तो इसके लिए आप जो तैयार रहें। 10th क्लास आपके आने वाली है, कुछ ही समय की बात है, फिर आप 10th क्लास में होंगे और आप जो अच्छे से मेहनत करके एक और टैबलेट आपके हाथ में होगा। तो ज़रूर है जो आप इसको ध्यान। तो ये एक प्रकार का टैबलेट जो कि मोबाइल से थोड़ा बड़ा होता है और इसको उंगलियों के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, मेरे पास जो टैबलेट है वो सैमसंग वाला है और इसमें जो एक स्टाइलिश पेन इसके साथ में आता है, पेंसिल आती है और इसको मैं पेंसिल की सहायता से ये सारा चीज़ वो लिख पा रहा हूँ। बेस आपके सामने आता है वो सारा पेंसिल से ही ये इसमें लिख पाता हूँ। जबकि सरकार की ओर से जो दिया गया था वो टैबलेट आपके बिना पेंसिल वाला है, तो उसको आप जो उंगलियों की सहायता से ही चलाते हैं। फिर दूसरे नंबर पर आता है आपका पर्सनल कंप्यूटर के बाद में या माइक्रो कंप्यूटर के बाद में मिनी कंप्यूटर। वो सारे माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार थे, ऊपर हमने चर्चा की सारे। फिर हम मिनी कंप्यूटर की बात करें तो ये आकार में मध्यम आकार के होते हैं और सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर होते हैं। ये माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक कार्यशील और शक्तिशाली और कीमत थोड़ी ज़्यादा होती है इनकी। और इनकी जो मेमोरी होती है और कार्य करने की क्षमता होती है वो भी थोड़ी ज़्यादा होती है। इसमें एक से अधिक सीपीयू होते हैं, एक समय में एक से ज़्यादा व्यक्ति कार्य कर सकता है। इनका उपयोग बड़े कार्यालय में, बैंक में किया जाता है। फिर आता है आपका ये मिनी कंप्यूटर, कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें एक से ज़्यादा सीपीयू होता है और ज़्यादा लोग इसमें काम कर सकते हैं। फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर, और ये आकार में बहुत बड़े होते हैं। इनकी जो मेमोरी और कार्य करने की गति होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। इन कंप्यूटरों पर एक समय कई व्यक्ति कार्य कर सकते हैं, बहुत महंगे होते हैं। इनका प्रयोग रेलवे में, आरक्षण और इसके अलावा बीमा कंपनी में, अनुसंधान में, बड़े व्यावसायिक संगठनों में किया जाता है। जैसे IBM 4300, IBM 4381, वैक्स
8842, ये कुछ है जो प्रमुख मेन फ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण हैं। इसके बाद में आता है सुपर कंप्यूटर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। सुपर कंप्यूटर का आपके उदाहरण पूछा जाता है तो सुपर कंप्यूटर ये आकार में बहुत बड़े होते हैं, इनकी जो मेमोरी होती है और कार्य करने की जो गति होती है बहुत ही ज़्यादा होती है, और जटिल और उच्च जो कोटि की शुद्धता वाली गणनाएँ सुपर कंप्यूटर है, जो बहुत ही कुछ ही सेकंड में, ये कुछ सेकंड के भी कुछ हज़ारवें भाग के रूप में ये जो अपना उत्तर निकाल लेते हैं। कंप्यूटर बहुत महंगे होते हैं, इनकी कीमत अरबों रुपये में होती है और अनेक व्यक्ति इस पर कार्य कर सकते हैं। इनका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान में, संगठन में, मौसम की भविष्यवाणी करने में और अंतरिक्ष अनुसंधान की प्रयोगशाला में, रक्षा संगठन में, नाभिकीय जो परमाणु रिएक्टर होते हैं उनमें नियंत्रण करने में, आनुवंशिकी अभियांत्रिकी के अंतर्गत, इसके अलावा कई सारे जो इंजीनियर्स होते हैं वो इसको काम में लेते हैं। कुछ प्रमुख आपके जो सुपर कंप्यूटर है उनका नाम आपको याद कर लेने से परम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। परम भारत सरकार के द्वारा इसको ईजाद किया गया था। क्रे, CRAY, क्रे, NEC और CDC, ये 4 आपके सुपर कंप्यूटर, इनके उदाहरण आपको याद रखना है। सुपर कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा हम परम के बारे में देख लेते हैं कि परम जो है वो किसके द्वारा ईजाद किया गया था। तो परम सुपर कंप्यूटर जो है वो सुपर कंप्यूटर, इसका विकास भारत में जो पुणे स्थित जो CDAC है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर, उसके द्वारा इसको निर्मित किया गया था। ये पूर्णतः एक भारतीय कंप्यूटर है, इसलिए आपको इसको नाम याद रखना ज़रूरी है। इसका निर्माण भारत के लिए बहुत बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि है। परम परम से के एक से बढ़कर एक अनेक जो उत्कृष्ट जो वर्जन वो आपके सामने आए हैं, जैसे परम 10,000 हैं, परम अनंत हैं, परम पदम है। ये परम के ही अलग अलग नाम हैं। परम 10,000 हैं, परम आपके अनंत हैं, परम ये आपका पदम है। ये विकसित किए गए भारत के में अंतर्गत ये अलग अलग प्रकार के इसके वर्जन हैं। तो इनको आपको अच्छी प्रकार से थोड़ा सा नाम याद कर लेना है। फिर आपके अगला जो निबंधात्मक प्रश्न है वो 7-7 नंबर के हैं ये, कि निम्नलिखित में से 4 पर टिप्पणियाँ लिखनी है। जैसे ईमेल है, www है, HTTP है, इंटरनेट है, वेबसाइट है और URL है। इनमें से हमने ईमेल के बारे में, www के बारे में, इंटरनेट के बारे में तो थोड़ा बहुत आपको बता दिया है। फिर भी जो बचे हुए जैसे HTTP है, इंटरनेट है, इनके बारे में हम और देखेंगे। इसके अलावा कंप्यूटर की इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में आपको वर्णन करना है, या मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक को चित्र सहित वर्णन करना है। तो ये इस प्रकार से आपका प्रस्तुतिकरण का क्या तात्पर्य है, उपयोगिता पर प्रकाश डालिए, किसी पेज पर हेडर फुटर डालने की विधि का वर्णन कीजिए। तो ये आपके इंपॉर्टेंट जो निबंधात्मक प्रश्न हैं उनको इसमें देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इनपुट के बारे में। तो इनपुट युक्तियाँ कौन सी होती हैं? तो इनपुट युक्तियाँ वे युक्तियाँ होती हैं जिनका उपयोग यूज़र जो होता है, उपयोगकर्ता, वो कंप्यूटर में सूचनाएँ, आंकड़े तथा निर्देश डालने में काम करता है। तो ये युक्तियाँ मानवीय भाषा में दिए गए डाटा निर्देशों को कंप्यूटर में समझने के लिए संकेत में परिवर्तित करती हैं, और ये संख्याएं, अक्षर और अन्य चिन्ह कंप्यूटर की भाषा का जो अनुवाद भी करता है। 0 और 1 जो बिट होता है उसमें काम लेता है ताकि कंप्यूटर उनको समझ सके। तो कुछ प्रमुख है जो आपकी इनपुट युक्तियाँ हैं वो आपके इसमें नाम याद करना। इनपुट युक्तियाँ कौन कौन सी हैं? तो जैसे आप नाम याद रखेंगे, एक तो कीबोर्ड का, कीबोर्ड से हम युक्तियाँ अंदर देते हैं। इनपुट का मतलब अंदर उसको सूचना देना। तो कंप्यूटर को सूचना किस किस से देते हैं? कीबोर्ड से। आपको कोई भी टाइप करना है तो कीबोर्ड से करेंगे। माउस जो आपको क्लिक करके आपको सूचना को करते हैं, या स्क्रॉल करके इसको करते हैं माउस। स्कैनर, आपकी कोई मार्कशीट है उसको स्कैन करनी है तो ये स्कैन के माध्यम से, आप स्कैनर के माध्यम से स्कैन करके इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपने आजकल जो वो स्कैनर, जो जैसा कि आपने फ़ोन पे गूगल पे का स्कैनर देखा होगा, आप स्कैनर आता है वो उसके अंदर इसमें आपके जो बारकोड स्कैन हो जाते हैं। जॉयस्टिक, ये जॉयस्टिक जो कई सारे बच्चे जिन्होंने वीडियो गेम खेला होगा तो उन्होंने जॉयस्टिक को काम में लिया होगा। लाइट पेन हम किसी के टच पेन की तरह होता है ये, और इसके अलावा OMR होता है, OCR होता है। ये सभी आपके इनपुट युक्तियों के ही उदाहरण हैं। फिर कीबोर्ड के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा जो काम में आने वाली और महत्वपूर्ण इनपुट उपकरण कौन सा है। तो आप नाम याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा काम आने वाला जो इनपुट उपकरण है वो आपका कीबोर्ड है। और कीबोर्ड में एक प्रकार का एक टाइपराइटर होता है, उसके जैसा होता है, और उसमें जो कुंजियाँ होती हैं, की होती हैं, जो कि टाइपराइटर से ज़्यादा होती हैं। इसमें सामान्यतः जो 101 से लगा के 108 तक इनकी संख्या, कुंजियों की संख्या होती हैं। कीबोर्ड पर जो सभी अक्षर होते हैं, संख्याएं होती हैं, नंबर्स होते हैं, चिन्ह होते हैं, जिनके द्वारा डाटा को इनपुट किया जाता है। और इसमें आपके अलग अलग जो नंबर होते हैं, जैसे एनकोडर होता है जिसमें आपके 0 से कुछ जो नंबर उसमें लिखे होते हैं। इसके अलावा आपके जो नंबर होते हैं वो इस प्रकार से, कुंजियाँ इस प्रकार से होती हैं, ठीक है। जैसे आपके वर्णमाला अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं, इसमें आपकी जो 26 जो अक्षर इसके ऊपर लिखे होते हैं, अल्फ़ाबेट जो की होते हैं वो 26 आपकी कुंजी इस प्रकार से क्वर्टी के रूप में, इसको जो क्वर्टी एक प्रकार का कीबोर्ड का टाइप है, क्वर्टी, QWERTY क्वर्टी, ये एक पैटर्न होता है।
और इसके अलावा अंक कुंजी जो न्यूमेरिकल की कहते हैं इसको, 0 से 9 तक के जो नंबर इसमें आपके देखने को मिलते हैं। फंक्शन कुंजी, इसकी संख्या 12 होती है और ये ऊपर ही ऊपर होती है। कीबोर्ड में सबसे ऊपरी भाग में F1 से लगा के F12 तक 12 कुंजियाँ होती है और ये अलग अलग फंक्शन का कार्य करती हैं। F1 से F12 तक ये कार्य होती हैं। इसके अलावा आपकी दिशा कुंजियाँ जो एरो कीज़ होती हैं, कर्सर कंट्रोल कीज़ होती हैं, जो ऊपर नीचे दाएं बाएं लगाने का कार्य करती हैं। या विशेष कुंजी जो करेक्टर कुंजी होती है, जैसे ये वाला निशान है, @ है, हैशटैग है, डॉलर है, परसेंटेज है, ठीक है, एंड है, ये सभी जो निशान आपको इसमें देखने को मिलता है। फिर आपके कुछ विशेष कुंजियाँ होती हैं, जैसे रिटर्न या एंटर की है, एंड कर्सर के अंत में लगाई जाती हैं, ठीक है, तो एंड है, होम कुंजी है, बैक स्पेस है, ठीक है, बैक स्पेस। इसके अलावा स्पेस बार, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाली जो कुंजी है स्पेस बार वाली याद कर लेना, ये कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी होती हैं। कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी कौन सी होती है, तो स्पेस बार होती है, याद कर लेना। ये स्पेस बार आपने देखा होगा यहाँ पे, ये जो आपकी ये जो दिखाई दे रहे हैं ये वाली बोर्ड कुंजी, इसको स्पेस बार कहा जाता है, ठीक है। ये आपके फंक्शन कीज होती हैं, ये क्वाटी होती हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपके नंबर इधर आपके न्यूमेरिकल लगे होते हैं। तो ये कुछ आप कीबोर्ड का जो साइज इस प्रकार से रहता है। इसके अलावा आपको इसमें जो कुछ कुंजी और इनके नाम आपको याद करने, जैसे डिलीट कुंजी है, इंसर्ट कुंजी है, टैब कुंजी है, या आपके कीबोर्ड के अंदर ही होता है। एस्केप है, पॉज कुंजी है, और कैप्स लॉक है, शिफ्ट कुंजी है, एंटर वगैरह, प्रिंट है। तो ये सारा आपके कीबोर्ड के ही भाग होते हैं। और न्यूमेरिक कीपैड होता है, इसमें आपके 0 से लगा के 9 तक, और बाकी और इसमें निशान भी होते हैं। और ये आपके जिसमें ये कीबोर्ड के रूप में इसको जाना जाता है। आजकल ये जो वायरलेस कीबोर्ड भी जो काम में लिया जाता है। माउस, तो माउस भी एक प्रकार का जो इनपुट युक्ति है, और ये पॉइंटिंग आपके डिवाइस है। ये क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है माउस जो होता है। और माउस में जो 2 या 3 बटन होते हैं, माउस के बटन को उंगली से दबाया जाता है, इस क्रिया को क्लिक कहते हैं। और माउस पैड पर इधर उधर सरकाने से मॉनिटर पर एक आकृति बनती तीर के निशान की, उसको कर्सर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको माउस पॉइंटर, या फिर इसको माउस कर्सर के रूप में जाना जाता है। देखा होगा जैसे अभी ये तीर का निशान चलता रहता है, जैसे जैसे हम इसको घुमाएंगे तो कर्सर उसको कहते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलता रहता है। माउस एक बहुत ही उपयोगी इनपुट उपकरण है, और ये जो उसका उपयोग कंप्यूटर में निर्देशों को प्रेक्षण काफ़ी आसानी से हो जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग जो चित्र आदि ग्राफिक्स के लिए भी यह बहुत ही उपयोगी है। माउस का उपयोग निम्न प्रकार से किया जाता है, जैसे सिंगल क्लिक है, डबल क्लिक है, ठीक है, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। राइट क्लिक है, लेफ्ट क्लिक है, ड्रैग एंड ड्रॉप है, ऑप्टिकल माउस आजकल सबसे ज़्यादा इन्हीं माउस का उपयोग किया जाता है। बाकी वायरलेस माउस भी है, और ये वायरलेस माउस होता है इस प्रकार से। और ये जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक आपको 3D गेम में देखने में मिलती हैं, और ये एक प्रकार का पहिया होता है, हैंडल होता है इसको घुमाने के लिए, और ये 3D गेम को खेलने में काम आता है। तो गेम में ये फायर करने में काम आता है। कई आप में से किसी फ्री फायर खेले होंगे, या फिर और भी कोई गेम खेला होगा, तो उसको फायर करने में ये वाला जो उपकरण है उसको काम में लिया जाता है। स्कैनर एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, डाटा चित्रों को कंप्यूटर के अंदर इनपुट करने में इसको काम में लेते हैं, स्कैन करके इसको काम में लिया जाता है। इसके अलावा आपको नाम याद कर लेना, वेब कैमरा। वेब कैमरा भी ऑनलाइन इनपुट उपकरण है, जिसके द्वारा जो लाइव तस्वीरें देखी जा सकती हैं। और फिर आपके ये वेब कैमरा हो जाएगा, अपने कंप्यूटर के ऊपर लगा हुआ दिखा होगा। डिजिटल कैमरा, ये भी आपके जो डिजिटल कैमरा है, फ़ोटो लेने के पश्चात डिजिटल डाटा में बदलने का कार्य करता है। इसके अलावा लाइट पेन जो आपने इसको देखा होगा, जैसे आपने कोई आपने ATM में देखा होगा, इसको ATM में काम आता है। ये एक संवेदी प्रकाश उपकरण होता है, और एक तार की सहायता से जुड़ा होता है, जो सीधे लिखने पर जो टच स्क्रीन पर लिखने का कार्य करता है। फिर आता है आपका डिजिटाइज़र। तो डिजिटाइज़र जो होता है, एक टैबलेट पर एक ड्राइंग की सतह होती है, ये एक प्रकार का टैबलेट जैसे होता है, जिस पर जो कुछ ड्रा किया जाता है इसके ऊपर। और बाकी ये भी एक प्रकार का जो एक ग्राफ टेबल भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इसकी सहायता से ग्राफ का निर्माण भी कर सकते हैं। माइक्रोफोन जो होता है वो भी एक प्रकार का, हम बोल के जैसे मैं अभी इसको बोल के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये माइक्रोफोन के द्वारा इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसकी आवाज़ है जो आप तक सुनाई देगी, तो वो फिर आपके आउटपुट के रूप में जो स्पीकर होगा वो आउटपुट के रूप में रहेगा। मैं बोल रहा हूँ, वो एक माइक्रोफोन के द्वारा इस आवाज़ को रिकॉर्ड किया जा रहा है, फिर ये कंप्यूटर इसमें टैबलेट में जाएगी, और यहाँ से रिकॉर्ड होके फिर आपको जो आउटपुट होगा उसमें आपका फ़ोन जो आपको आउटपुट देगा, वो स्पीकर के रूप में आपको मेरी आवाज़ सुनाई देगी। तो ये माइक्रोफोन भी एक प्रकार का क्या है,
ध्वनि को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने का कार्य करता है। कॉल सेंटर में, ऑफिस में, ये सभी जगह जो माइक्रोफोन ही काम में लिया जाता है। बात कर लेते हैं आउटपुट युक्तियों की। तो आउटपुट में कौन कौन सी युक्तियाँ होती हैं, उनका नाम आपको याद कर लेना। जैसे मॉनिटर होता है, स्पीकर होता है, प्रिंटर होता है, प्लॉटर होता है, ये आपके आउटपुट युक्तियों के उदाहरण हैं। कंप्यूटर से जो प्राप्त परिणाम होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो सॉफ्ट कॉपी होती है और एक हार्ड कॉपी होती है। तो कंप्यूटर की जो परिणाम जो स्क्रीन पर हम देखते हैं, ध्वनि हो चाहे आपके कोई आपके ध्वनि के अलावा आपके कोई जो लिखा हुआ जो चीज़ें होती हैं उसको अपन क्या कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। और सॉफ्ट कॉपी होती है उसको जो प्रिंटर की सहायता से बाहर निकाला जाता है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, कागज़ पर जो प्रिंट किया जाता है उसको हार्ड कॉपी कहा जाता है। और ये स्थायी परिणाम होते हैं। मॉनिटर, सबसे पहले आउटपुट उपकरण में बात कर लेते हैं मॉनिटर की। तो मॉनिटर सबसे ज़्यादा काम आने वाला आउटपुट उपकरण है, जिसकी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा कर ली। दो प्रकार का होता है ये, ठीक है। ये टीवी जैसा एक आकृति उपकरण होता है। तो मॉनिटर के बारे में हम ज़्यादा चर्चा इसमें करेंगे नहीं, ये आपके मॉनिटर का अलग से पूरा जो टॉपिक है इसमें। तो ये मॉनिटर अलग अलग प्रकार का होता है। और फिर आता है आपका प्रिंटर। प्रिंटर जो होता है वो आपका आउटपुट को कागज़ पर छाप कर प्रस्तुत करता है, और कागज़ पर आउटपुट की जो प्रतिलिपि होती है उसको हार्ड कॉपी कहा जाता है। और प्रिंटर कंप्यूटर से प्राप्त डिजिटल सूचना को मानवीय भाषा में परिवर्तित करके तेज़ गति से कागज़ पर छापता है, जिसको मानव पढ़ सकता है। और हमारे प्रिंटर्स दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। फिर आपके इसमें अलग अलग प्रकार के प्रिंटर्स के नाम इसमें दे रखे हैं। फिर इसके बाद में जो आउटपुट उपकरण है प्रिंटर के बाद में वो नाम आता है आपका इसमें, नॉन इम्पैक्ट के बाद में आपका ये है आपके प्लॉटर। प्लॉटर का उपयोग बड़े आकार के नक्शे, चित्र ये आप बनाने में किया जाता है। और फिर इसके प्लॉटर के बाद में आता है स्पीकर, जो कि ध्वनि के जो सूचनाएं होती हैं उनको ध्वनि के रूप में परिवर्तित करने का कार्य करता है, और सेमिनार सभाओं में इसका उपयोग किया जाता है। प्रोजेक्टर भी एक प्रकार का जो आउटपुट उपकरण है, इसका भी उपयोग है जो बड़ी जो स्क्रीन पर जो चीज़ों को दिखाने में, बहुत बड़े समूह का जो लोग होते हैं उनको दिखाने में इसका जो उपयोग प्रोजेक्टर का उपयोग किया जाता है। तो ये प्रमुख आपके आउटपुट और इनपुट युक्तियाँ। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा पेपर अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। क्या मैं आपके इसी प्रकार से वीडियो अपलोड करूँ सब सब्जेक्ट के, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपको धीरे धीरे यहाँ पे देखो थोड़ा समय पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपके जो ऐसा तो है नहीं मैं आपको 10 मिनट में वीडियो ख़त्म करके आपको सारी चीज़ें दे दूँ। अब 1 घंटे का वीडियो बनाने में मेरे को कम से कम यहाँ पे 3-4 घंटे का समय लगता है, तभी जाके आपका जो ये 1 घंटे का वीडियो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन का आंसर भी ढूंढना होता है, इसको बताना पड़ता है आपको, तो ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। 1 घंटे का वीडियो लगता है आपको ज़रूर, लेकिन ये कम से कम 3-4 घंटे की इसमें मेहनत लगती है, तभी जाके 1 घंटे का वीडियो तैयार होता है। 57 मिनट का वीडियो हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। इसी प्रकार से आपके और भी जो पेपर हैं ऐप के ऊपर आपके उपलब्ध हैं, आप ज़रूर उनको ट्राई करें, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और इसका आप टेस्ट भी दे सकते हैं। टेस्ट का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेस्ट ज़रूर देवें, और अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और व्हाट्सअप ग्रुप में आपको जो अपने जो यहाँ पे वीडियोज़ अपलोड होंगे उनके लिंक वगैरह आपको सबसे पहले मिल जाते हैं। तो जिन भी बच्चों ने जो अपना ऐप है वो डाउनलोड नहीं किया, तो एक तो ऐप को डाउनलोड कर लेना। साथ ही ऐप के अंदर खूब सारे आपके टेस्ट होंगे अब, तो उन टेस्ट के लिए आप जो ऐप को डाउनलोड कर लें, आपकी रैंक वगैरह इसमें ऐप के अंदर शो होगी। और आप अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है इसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। व्हाट्सअप ग्रुप में आपको जो खूब सारे जो आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न वगैरह आपको बताए जाएंगे। इसके अलावा आपके पास कोई और पेपर हो तो आप मुझे इस नंबर पे भेज सकते हैं अच्छे से इस प्रकार से PDF बना के, ताकि उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे करवा दूंगा। खूब सारे और पेपर आपके सभी सब्जेक्ट के अपने ऐप के अंदर मिल जाएंगे। आपकी कक्षा 9 की जो टेस्ट सीरीज है उसमें आप ज्वाइन करके उसको देख सकते हैं। बाकी PDF वगैरह आपको सारी चीज़ें आपके 9वीं क्लास की किताब की PDF भी आपको अपने ऐप के अंदर कक्षा 9 की टेस्ट सीरीज में भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। और कुछ जो प्रश्न मैंने आपके पूछे उम्मीद करता हूँ कि आपने आंसर भी दिए होंगे। और तो कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगी, इन प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसी प्रकार का आपका पेपर आने वाला है। और मैं आपके बाकी जो सब्जेक्ट है आपके, चाहे राजस्थान जीके हो, राजस्थान जीके की पूरी तैयारी करूँगा। इसके अलावा स्वास्थ्य शिक्षा की, ये तो आपके 3 सब्जेक्ट तो है ही है। आपकी जो मेन सब्जेक्ट है 6 सब्जेक्ट, आपको ज़्यादा जो ध्यान देना है वो मेन 6 सब्जेक्ट के ऊपर देना है, ठीक है। इनसे आपके परसेंटेज बनेंगे। आपकी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आपकी बनेगा वो इन्हीं 3 सब्जेक्ट से बनेगा, 6 सब्जेक्ट से बनेगा इनसे। तो इनके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। और इनमें अगर आप अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो इनके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अपनी जो तैयारी करनी है। और सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने आपको जो हर विषय का वीडियो अपलोड कर रखा है। आपने देखा होगा कि गणित में कौन सी प्रश्नावली ज़्यादा नंबर की हैं, और विज्ञान में कौन सी प्रश्नावली कौन सा पार्ट अब ज़्यादा नंबर का है, सामाजिक में कौन सा पार्ट ज़्यादा नंबर का है। तो उसके अनुसार अगर आप तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और आप शानदार नंबर प्राप्त करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। और आपकी परीक्षा में इसमें से खूब सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे।
और भी मैं आपकी जो वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपनी कक्षा के सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना, ताकि आपके सभी बच्चों जो साथी हैं उनका फ़ायदा हो सके और माँ सरस्वती का आपके ऊपर आशीर्वाद हमेशा बना रहे। अगर आप पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से माँ सरस्वती अपना जो कर्ज है वो कभी नहीं रखती हैं, ऋण कभी नहीं रखती हैं, आपको कभी न कभी जिसका जो आउटपुट के रूप में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो बहुत ही आप भाग्यशाली समझता हूँ मैं आप सभी को कि आपने यहाँ तक वीडियो देखा, तो आपको यहाँ तक संपूर्ण जानकारी मिली है। बाकी कई सारे बच्चे शुरू के 1-2 मिनट में ही वीडियो देख के छोड़ दिए थे, उनको कहीं फ़ायदा नहीं होने वाला है और वो फिर भटकते ही रहेंगे। तो आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। आपको इसी प्रकार से और मेहनत करनी है, आगे भी आपका जो रिजल्ट है वो और बेहतर होगा। आपके 10वीं क्लास में हम यहाँ पे पूरी तैयारी करवाएंगे ताकि आपका जो स्कोर है वो अच्छा हो सके और आपका जो सपना है 8वीं क्लास में अगर आप चूक गए हो तो आप 10वीं क्लास में उस सपने को पूरा करेंगे। जिन जिन भी बच्चों को टैबलेट नहीं मिला है, निराश नहीं होना है और अच्छी मेहनत करके हम 10वीं क्लास में टैबलेट हम लेने वाले हैं। तो मिलेंगे प्यारे बच्चों आपको अगले वीडियो में। ऐप को डाउनलोड कर लेना ज़रूर और टेस्ट सीरीज़ अगर आपने नहीं देखी तो मात्र 99 में आपको जो टेस्ट सीरीज़ आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी। तो जिन भी बच्चों ने ले रखी वो आप अच्छे से टेस्ट देवें, उनमें जो भी PDF वगैरह वो अच्छे से पढ़ें, पेपर की तैयारी करें। और जिन बच्चों ने नहीं ले रखी वो एक बार आप ज़रूर विजिट करें, मात्र 99 में आपको ये टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। मिलेंगे प्यारे बच्चे आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।